कौन सिखाया था कि कोई भी थैंक यू बोले तो वेलकम बोल देना? यार सभी तो बोलता है। तुमको कौन सिखाया कि नहीं बोलता? नहीं, हमको नहीं मालूम। नहीं वो बोला जाता है तभी तो बोलता है। चैप्टर खत्म हो गया समझ में? बस स्टडी की तरह रख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ नहीं है। आवाज़ नहीं आ रहा है। अरे उसका सब बोल रहे हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं विवेक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और जल्दी से एक बार आप सभी लोग आ जाओ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखा, आज मैंने एक जंग जीत लिया सुबह उठने का। जीता कि नहीं जीता, तुम लोग साक्षी हो, तुम लोग गवाह हो। बताओ, क्या मैंने आज ये जंग जीता कि नहीं जीता? जीता ना? चलो तो फिर आ जाओ। और ईश्वर ने मुझे जिताया है। ईश्वर ने कैसे जिताया? उन्होंने आज कर दी बारिश। अब मैं निकल के जैसे ही घर से रूम से निकला, वैसे मैं टाइम से आ जाता तो मैं 5 मिनट पहले निकला, भाई आराम से 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तब तक हो रही है बारिश। ओ भाई साहब, जैसे ही बारिश की बूंद पड़ रही है ना, ओ जो भी अंदर के थोड़ी 1-2 सेल्स सोई हुई थी, मतलब मान लो सेल वगैरह थोड़ी सोई हुई थी, आवाज़ थोड़ा सोया हुआ था, जैसे पानी की बूंद पड़ रही, उफ उफ करके एकदम जो है बेटा, अगर आप किसी और बैच से जुड़े हैं तो फिजिक्स स्पेशल लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको फिजिक्स में पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है, समझ गए? तो एकदम जो है अंदर की अंतरात्मा तक जग गई। ठीक है, अंदर की अंतरात्मा तक क्या हो गई? अंदर की अंतरात्मा तक जग गई है। ये हाल हो गया भाई, समझ जाओ। तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग आ जाओ बेटा, फटाफट आ जाइएगा। सभी बच्चे एक बार आ जाएंगे। कैसे हो भाई? आ जाओ। क्लियर है? चलिए आ जाइए, आ जाइए, फटाफट आ जाइए। क्लियर नहीं दिख रहा है तो तुम्हारे में दिक्कत है, मेरे इसलिए कि मेरे यहाँ तो सही दिखा रहा है। ठीक है, सभी लोग आ जाइए। आज आज देखो बहुत मन से पढ़ाने वाला हूँ, तो देखो थोड़ा भी लेट नहीं चाहिए। और आज एकदम आधे स्टूडेंट अभी लाइव आए हो, पूरे स्टूडेंट लाइव चाहिए, पूरे के पूरे, याद रखना। ठीक है, तो सभी लोग को एक बार बुला लो। सबको बोल दो कि ऐप पर जो है मैराथन स्टार्ट हो गई है। जाओ सभी ग्रुप्स में बोल दीजिए, सभी ग्रुप्स में बोल दो, जितने भी आपके रैंकर्स के ग्रुप हैं, जितने भी आपके फाउंडेशन के ग्रुप हैं, जितने भी आपके केसरी के ग्रुप हैं, कि जितने भी आपके फिजिक्स स्पेशल के हैं, सब लोग जो है सबको बोल दो जाके कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। लेट करोगे कूटे जाओगे। ठीक है, कूटे जाओगे। तो जल्दी से एक बार आप लोग जो है शेयर कर दीजिएगा। जल्दी से सभी को ग्रुप्स में बुला लो। ठीक है, ठीक है। हाँ, न्यू चैप्टर है बेटा। आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, चैप्टर कौन सा है? तो आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, वो चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैंने कल बताया था ना कि 2 प्रकार का आपका मैटर्स होता है, एक सॉलिड एक फ्लूइड। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स हमें पढ़ना था। पदार्थ के सामान्य गुण। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सॉलिड और फ्लूइड, यानी कि ठोस और तरल। तो अभी हम किसके लिए देखेंगे? अभी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, किसकी? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे सॉलिड की। इस चैप्टर के अंदर केवल सॉलिड की बात होगी। इसके बाद वाले में केवल और केवल फ्लूइड की बात होगी, यानी फ्लूइड मैकेनिक्स इसे कहते हैं।
ठीक है, जो फ्लूइड की जो बात होती है केवल, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, चलिए आगे सभी लोग देखो। आज अभी जो है ना, मैं रात देखो मैं जग के आ गया, लेकिन अभी कई महामूर्ख हैं वो जग के नहीं आए हैं अभी। कोई नहीं, अपना जिंदगी बर्बाद करेंगे, मेरा क्या करेंगे, मेरे के पास तो आ ही चुके हैं। अब अपना जिंदगी बर्बाद करें, मैं क्या ही कर सकता हूँ भैया। मैं तो मैराथन ही लगा सकता हूँ, मैं तो पढ़ा ही सकता हूँ। अंदर उनको फिजिक्स का घोल थोड़ी ना बना के पिलाऊंगा कि बेटा ये ले घोल पी ले, अब जो है तुझे कुछ ना होगा, अब तू फिजिक्स में पास हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है, घोल थोड़ी ना है मेरे पास। क्या मेरे पास कोई लिक्विड है ऐसा, क्या कोई ऐसा घोल है जो मैं घोल के पिला दूंगा? मैं पढ़ा ही सकता हूँ, एक्स्ट्रा पढ़ा सकता हूँ, एक्स्ट्रा मेहनत कर सकता हूँ, आपको करा सकता हूँ। और आप जब करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे तो फिर भैया दिक्कत है। एक चीज का आज का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा कमेंट कम, कमेंट कम। मैं हर टॉपिक के बाद आपसे पूछूंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आएगा आप बता दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ बेटा। सबसे पहला टॉपिक क्या है? इंटर एटॉमिक फोर्सेज, अंतरा आणविक सॉरी अंतरा परमाणुविक बल। ठीक है, अंतरा परमाणुविक बल। अब ये क्या है भाई, क्या होता है इंटर एटॉमिक? इंटर एटॉमिक का मतलब क्या होता है कि एटॉमिक के अंदर का, लग रहा है ना। इंटर एटॉमिक यानी अंतरा, अंतरा यानी अंदर के, परमाणु के अंदर के, यस। यानी ये कौन से फोर्स होते हैं? तो द फोर्स बिटवीन द एटम्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस ऑफ द
अब आ रहा है आवाज? चलिए आ जाइएगा, एक बार और बता दे रहा हूं, ठीक है? चलो कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ। अरे आ जाओ, फिर से बता दे रहा हूं। फिर से बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू से ही पढ़ा रहा हूं, शुरू से ही पढ़ा रहा हूं, सुनो। शुरू से ही बता रहा हूं, आ जाओ, ठीक है? सुनो, सबसे पहली बात आती है इंटर एटॉमिक फोर्स। अब ये नाम क्या है? इंटर एटॉमिक। इंटर एटॉमिक का मतलब एटॉमिक्स के अंदर, एटॉमिक्स के बीच, दो एटम्स के बीच। तो याद रखिएगा, इंटर एटॉमिक फोर्स बिल्कुल वही है जो आप सोच रहे हो। क्या है? तो दो एटम्स के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स है, यानी दो एटम्स के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक लगता क्यों? क्योंकि एटम्स के ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है। एटम्स के ऊपर क्या होता है? एटम्स के ऊपर चार्ज होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण इनमें वैद्युत चुंबकीय बल लगते हैं, स्थिर वैद्युत बल लगते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा कि परमाणु में उपस्थित आवेशों के कारण इन आवेशों के मध्य क्या परस्पर स्थिर वैद्युत बल लगते हैं, और इसी कारण जो है जो बल लगता है, इससे लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? अंतरा परमाणुिक बल कहते हैं, या फिर कह सकते हो इंटर एटॉमिक फोर्स कहते हैं। यानी दो एटम्स के बीच लगने वाला इंटर एटॉमिक फोर्स, यानी कि दो एटम्स के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि स्थिर वैद्युत बल ही क्या कहलाता है? आपका इंटर एटॉमिक कहलाता है, यानी अंतर परमाणुिक कहलाता है। अब यहां पर यह है कि ये किस तरीके से लगता है भाई? तो याद रखिएगा, जब आपका या बल परमाणुओं के मध्य की दूरी पर निर्भर करता है। देखो, जो बल है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है? तो एक तो परमाणु के मध्य दूरी जो है, परमाणु के आकार पर भी निर्भर करता है, यानी कि एटम के साइज पर भी, और इस बल का बात इस निर्भर पर ही निर्भर करता है कि यह एक दूसरे से कितनी दूरी पर उपस्थित है तथा उनके आकार कितना बड़ा या छोटा है। यह बल का जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है? या तो वो 10⁻⁻10 कोटि के होते हैं, अर्थात जब दूरी का मान या परमाणु का आकार कितना हो? 10⁻⁻10 हो। तो याद रखिएगा, या तो एटम का साइज कितना हो? 10⁻⁻10 मीटर हो, या फिर आपका जो दूरी है दो एटम्स के बीच में वो कितना हो? 10⁻⁻10 मीटर। अगर ऐसा है तो ये फोर्स लगेगा। अगर ऐसा है तो ये फोर्स लगेगा, यानी अंतरा परमाणुिक बल लगेगा। अगर ऐसा है तो अंतरा परमाणुिक बल लगेगा, यानी इंटर एटॉमिक फोर्स लगेगा। तो इसकी ऑर्डर याद करना है, बस आपको ऑर्डर याद करना है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है? क्या याद रखना है? 10⁻⁻10 मीटर, बस। अब आते हैं नेक्स्ट। आपसे पूछा जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर, तो भाई सिंपल सी बात है, एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, किसके कारण? एटम पे उपस्थित जो चार्ज था, यानी जो आपका आवेश था, तो वो आपका इंटर एटॉमिक हो गया था। अब मॉलिक्यूलर क्या हो जाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला बल। अंतरा आणविक का मतलब क्या है? कि दो अणुओं के बीच में लगने वाला। अब जानते हो मॉलिक्यूल्स, कई मॉलिक्यूल से मिलकर एक एटम बनता है, ठीक है? एटम में जो लग रहा था वो अलग चीज था, वो एटम्स के मध्य लग रहा था। कारण क्या था? उसमें भी एटम्स के ऊपर जो चार्ज थे। सेम ऐसे ही यहां पर आपके मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी क्या है? चार्ज है। इन आवेश के कारण, इन चार्ज के कारण इनके मध्य जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, यानी कि जो आपका स्थिर वैद्युत बल लगता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है? इसी को क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, ठीक है? और सॉरी, अब सुनो, इन्हीं फोर्स को एक और नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को अंतरा परमाणुिक बल को हम वंडर वॉल फोर्स भी कहते हैं।
एंड आर क्वाइट वीक एज कंपेयर टू इंटर एटॉमिक, यानी कि ये इंटर एटॉमिक से थोड़ा सा क्या होता है आपका कम होता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये भी नेचर में कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली होते हैं, और इनका सेपरेशन कितना होना चाहिए, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस या फिर मॉलिक्यूलर साइज कितना होना चाहिए, या तो मैक्सिमम डिस्टेंस इतना हो या मॉलिक्यूलर साइज इतना हो, ठीक है, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, जब दो अणु आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो इनके आसपास आने की जो प्रयास करते हैं, इस बल की, इस आकर्षण प्रकृति को ही हम अंतरपरमाणुक बल कहते हैं, ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर है, दोनों में क्लियर है क्या, एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि इंटर मॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक क्या क्लियर है, यहां तक क्लियर है क्या। अबे इसमें ज्यादा थोड़ी जो डेफिनेशन वाली पार्ट है उसको मैं केवल इससे पढ़ाऊंगा पीपीटी से, जो डेफिनेशन वाली पार्ट है, बोर्ड पे इतना बड़ा बड़ा थोड़ी ना लिख सकता कोई, ठीक है। क्यों कंफ्यूज्ड हो, अबे एटम्स के बीच में जो आपका एटम्स पे चार्ज है, अब उसके कारण जो उनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है इंटर एटॉमिक। अब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपका चार्ज लग रहा है, चार्ज के कारण, मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज के कारण जो उनके बीच में आपका अट्रैक्शन लग रहा है, उनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो आपका इंटर मॉलिक्यूलर, यानी एटम के बीच में जो हो रहा है इंटर एटॉमिक, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है इंटर मॉलिक्यूलर। इसमें कंफ्यूजन वाली तो बात ही नहीं है, इनमें कहीं कंफ्यूजन वाली बात है क्या। सेम ऐसे ही नोट करना है, जैसे या तो इंग्लिश वाला इतना नोट कर लो या हिंदी वाला जो जैसे करते हो ऐसे ही नोट करना है आपको। अब आता है बीच में कि अंतर क्या है, इनमें अंतर बताओ, अंतर क्या है भाई। तो सुनो, सबसे पहले इनमें कंपैरिजन करना है। सबसे पहले सिमिलरिटी क्या है, समानताएं क्या है। तो देखो दोनों फोर्स इलेक्ट्रिकल ऑरिजिन की है, यानी दोनों बल का जो प्रकृति है वो कैसा है, वैद्युत प्रकृति का है। दोनों बल भले वो इंटर एटॉमिक हो या इंटर मॉलिक्यूलर हो या अंतरा परमाणविक हो या अंतरा आणविक हो, दोनों के दोनों कैसे हैं, इलेक्ट्रिकल इन ऑरिजिन है, ठीक है भाई साहब। दोनों जो है बहुत ही शॉर्ट फोर्स होते हैं, यानी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होते हैं, बहुत ही कम दूरी। देखिए अगर मैं बात करूं तो 10⁻⁻10 मीटर था कौन, इंटर एटॉमिक, और 10⁻⁹ मीटर कौन था, तो ये था आपका इंटर मॉलिक्यूलर। यानी इन देखो ना, इन दो मॉलिक्यूल जब इतने दूरी पर हो या फिर उनका साइज इतना हो तभी लगेगा, कह रहा है ना, तभी लगेगा। इसका मतलब ये बहुत कम दूरी के लिए है, हाँ सर। तो दोनों के दोनों लगभग कह सकते हो द बोथ फोर्सेज आर एक्टिव ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, यानी दोनों बल न्यूनतम दूरी पर प्रभावी हैं। क्या है बेटा, दोनों के दोनों जो है न्यूनतम दूरी पर प्रभावी हैं। तीसरा, द जनरल शेप ऑफ फोर्स डिस्टेंस ग्राफ ऑफ सिमिलर फॉर बोथ फोर्सेज, यानी अगर मैं फोर्स डिस्टेंस आपका जो ग्राफ बनाऊं तो दोनों के लिए क्या होगा, दोनों के लिए जो है ग्राफ एक समान बनेगा, दोनों के लिए एक समान बनेगा। और बोथ द फोर्सेज अट्रैक्टिव अप टू सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन द एटम एंड मॉलिक्यूल्स, यानी एंड बिकम्स रिपल्सिव व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम लेस देन दैट वैल्यू। सुनो, कह रहा है कि परमाणु हो या अणु, मतलब अंतर परमाणुक बल हो या अंतर आणविक बल हो, ये तभी आपका जो कह सकते हो कि मतलब ये दोनों बल जो है एक सीमा तक अट्रैक्टिव होते हैं, यानी एक निश्चित दूरी तक क्या होते हैं, ये आकर्षित करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे का आकर्षण करने का प्रयास करते हैं। और इस निश्चित दूरी से और पास लेते आओगे तो ये एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेंगे। उस निश्चित दूरी से और पास लेते आओगे तो यह एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, यह एक दूसरे को मेरे प्यारे बच्चों प्रतिकर्षित करने लगेंगे। तो इस बात को याद रखिएगा कि आपका ये क्या है, ये आपको मैंने 4 पॉइंट जो बताया है, ये चारों पॉइंट सिमिलरिटीज है। किसके बीच की सिमिलरिटीज है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक के बीच की। किसके बीच की सिमिलरिटीज है, इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर की। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो इनके बीच की सिमिलरिटीज है। अच्छा, इसमें नथिंग अंडरस्टैंड सर, तो नथिंग अंडरस्टैंड है तो बेटा इसमें मैं क्या ही करूं बताओ,
अगर मैं कह रहा हूं कि दो एटम्स के बीच में, दो परमाणुओं के बीच में जो भी आपका अट्रैक्शन हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, क्यों हो रहा है ये भी बता रहा हूं कि एटम्स के ऊपर चार्ज होता है, इस चार्ज के कारण इनके मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, स्थिर वैद्युत बल लगता है। इसी को हम इंटर एटॉमिक कहते हैं। इसमें क्या एक्स्ट्रा मैं समझा दूं, बता। इसमें कोई ऐसा मंत्र में मैंने बोला कि जो मंत्र तुम्हें संस्कृत में मैंने बोल दिया तुम्हें समझ में नहीं आया? अबे यहां खोपड़े पे घुसाना की कोशिश करोगे तब तो घुसेगा। और इसमें कोई कॉन्सेप्ट भी तो नहीं है, लाइनें हैं। इसको तुम्हें ना भी पढ़ाऊं, केवल पीपीटी सामने रख दूं तो तुम्हें समझ जाना चाहिए। सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में भी ऐसे हो रहा है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपके मॉलिक्यूल के ऊपर भी चार्ज है, उनके बीच में भी जो आपका अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, यानी जो वैद्युत चुंबकीय बल, सॉरी स्थिर वैद्युत बल लग रहा है, वो आपका इंटरमॉलिक्यूलर हो गया, अंतराणविक हो गया। दोनों की मैंने ऑर्डर बता दिया कि मिनिमम सेपरेशन कितना होना चाहिए। दो एटम्स में मिनिमम सेपरेशन 10⁻⁻10 मीटर होना चाहिए, या फिर एटम्स का साइज 10⁻⁻10 मीटर होना चाहिए। मैंने सेम मॉलिक्यूल्स के लिए बताया कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी कितना 10⁻⁹ मीटर होना चाहिए था, या फिर सेपरेशन ही, या फिर साइज ही आपका 10⁻⁹ मीटर होना चाहिए था। इसमें कौन सा मैंने उर्दू के शब्द इस्तेमाल किए? गजब है भैया, उर्दू बताया, या फिर इनमें कुछ है उर्दू बता दिया। दोनों इलेक्ट्रिकल ऑरिजिन के हैं, दोनों की प्रकृति कैसी है? वैद्युत प्रकृति के दोनों हैं, दोनों के दोनों बल वैद्युत प्रकृति के हैं। जाहिर सी बात है उनके ऊपर चार्ज है, फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो और नेचर कैसा होगा? इलेक्ट्रिकल ही तो नेचर होगा, वैद्युत प्रकृति का तो ही होगा। इसमें क्या मैंने बोला कि बहुत कम डिस्टेंस के लिए होते हैं, दिखाया भी कि 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10, एकदम छुट्टू 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 छुट्टू, नैनो से भी कम, नैनो डिस्टेंस से भी कम अगर मॉलिक्यूल्स एटम होंगे तब, नैनो डिस्टेंस से भी कम। 10⁻⁹ जो है नैनो होता है। तो ये चीजें इसमें क्या ही है, दोनों अट्रैक्टिव होते हैं एक निश्चित दूरी तक। देखो एक निश्चित दूरी तक है तो मान लो ये भी अट्रैक्टिव कर रहा है, लेकिन और पास पास इन्हें ला दोगे तो अब ये रिपल्सिव करेंगे। यानी एक निश्चित दूरी तक जो है इनके बीच में अट्रैक्शन लगता है, उससे और करीब लेते आओगे तो रिपल्सिव करेंगे एक दूसरे को। बस दोनों का ये सिमिलरिटीज है, इसमें उर्दू नहीं बोल रहा। चलो अब अगर मैं बोलूं डिसिमिलरिटीज का, तो क्या क्या डिसिमिलरिटी है, अंतर और डिसिमिलरिटी के क्या क्या है? देखो सबसे पहला डिसिमिलरिटी है इंटर एटॉमिक फोर्स जो है डिपेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, यानी दो एटम्स के बीच में जो दूरी होता है उस पर निर्भर करता है इंटर एटॉमिक फोर्स, यानी अंतरा परमाणुविक बल। अंतरा परमाणुविक बल किन पर निर्भर करता है? दो परमाणुओं के मध्य दूरी पर। जबकि आपका इंटरमॉलिक्यूलर किस पर निर्भर करता है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी पर। याद रखिएगा, दो आपके अणुओं के बीच की दूरी पर। तो जाहिर सी बात है एटॉमिक है तो एटम्स के बीच में लगेगा, और मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा। ठीक है, तो पहला डिफरेंस यही है कि वो फोर्स एटम के बीच में लगता है और ये फोर्स आपका मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। दूसरा सबसे प्यारा जो डिफरेंस है, इसको याद रखना है आपको, ये यहां पर याद रखना है। खोपड़े में क्या करना है? खोपड़े में आपको याद रखना है। ठीक है, खोपड़े में क्या करना है? याद रखना है। क्या? सुनो, खोपड़े में क्या याद रखना है? इंटर एटॉमिक फोर्स जो होता है वो 50 से 100 गुना स्ट्रॉन्गर होता है। किससे? इंटरमॉलिक्यूलर से। यानी इस बात को याद रखिएगा कि जो इंटर एटॉमिक फोर्स होता है बेटा, इंटर एटॉमिक फोर्स वो क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। किससे? इंटरमॉलिक्यूलर से, यानी अंतरा आणविक से, इंटरमॉलिक्यूलर से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। कितने टाइम? तो 50 से 100 गुना। 50 से 100 गुना जो है आपका मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, यानी ज्यादा होता है। कौन? इंटर एटॉमिक। किससे? इंटरमॉलिक्यूलर से। यानी अंतरा परमाणुविक बल अंतरा आणविक बल से 50 से 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। 50 से 100 गुना।
अंतरापरमाणविक अधिक शक्तिशाली होता है। किससे? अंतराणविक से। सिंपल दो डिसिमिलरिटीज है, दो इनमें अंतर है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। यहां तक मैंने आई होप आपको पूरी चीजें समझा दी। इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर के बारे में सब चीज पढ़ लिए। यहां तक क्लियर है? सिंपल है यार, इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। इसमें तो मतलब एक गधे को भी डैचू डैचू करा के सामने बैठा दिया जाए और समझा दिया जाए तो भी क्या कहा, हाँ एंटर एटॉम है यहाँ, इंटर मॉलिक्यूलर, हाँ अच्छा 10 के पावर -9 इंटर मॉलिक्यूलर, 10 के पावर -10 इंटर एटॉमिक, वो भी याद कर लेगा। तुम लोग को ना हो रहा है। ठीक है बेटा, चलिए यहां तक क्लियर। आ जाइए फिर। चलिए ये वाला पीडीएफ दे दूंगा आज। अब आते हैं नेक्स्ट, पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? कोई बताएगा? मैटर। मैं आपसे पूछूंगा पदार्थ क्या होता है? पदार्थ, मैटर। मैटर क्या होता है बेटा? पदार्थ क्या होता है? पदार्थ क्या होता है? मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है बच्चा? जल्दी से बताओ, मैटर क्या होता है? सिंपल, आसानी से बताओगे। सर मैटर वो वस्तु है, यानी वो चीज है जो क्या करे, जिसके पास अपना द्रव्यमान हो और जो जगह घेरे, जो जगह घेरे, जो एक्वायर स्पेस, जिसके पास अपना द्रव्यमान हो और जो जगह घेरे, यानी उसके पास अपना एक वॉल्यूम हो, वही पदार्थ है। यस, यानी पदार्थ क्या है? जिसका अपना एक द्रव्यमान हो और जो जगह घेरे, जिसका अपना एक द्रव्यमान हो और वह अगर जगह घेर रही है तो ऐसे वस्तु को हम क्या कहेंगे? ऐसे चीजों को हम क्या कहेंगे? ऐसी वस्तु को जो है हम पदार्थ कहेंगे। मैटर है वो। ठीक है, मैटर है वो। ठीक है, मैटर है वो। यानी मैटर क्या है? तो मैटर इज डिफाइंड एज क्या? बोलो, अरे बोलो। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेकन अप स्पेस। मैटर क्या है बेटा? मैटर क्या है? वो सब चीज जो क्या करे, जो जगह घेरे और जिसके पास अपना द्रव्यमान हो, वही आपका पदार्थ कहलाता है बेटा। कोई भी चीज। अब क्या ये सर मैटर है? देखो ना, इसके पास अपना मास है सर, और जहां भी रखूंगा वो एक जगह घेरेगा, ये पदार्थ है। एक सुई तक अगर मैं कहूं, सुनो, देखो ये लैपटॉप पुराना जमाना वाला है, ये भी अगर मैं बोलूं एकदम इसका द्रव्यमान है सर, है, भले वो बहुत पॉइंट में हो, ग्राम में हो, लेकिन इसको भी अगर मैं अपने हाथ पे रखूंगा तो ये भी स्पेस घेर रहा है, जगह घेर रहा है, जगह घेर रहा है। समझ गए? ये लैपटॉप कमेंट वाले लैपटॉप का है, इसको लगा दिया जाए। ठीक है बेटा, तो ऐसी सब चीज जो जगह घेरे और जिसके पास अपना द्रव्यमान हो, सब क्या कहलाएंगे? पदार्थ कहलाएंगे बेटा। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जो जगह घेरे, स्थान घेरे और जिसके पास द्रव्यमान हो, वही आपका पदार्थ होता है। अब पदार्थ ये कितने प्रकार के होते हैं बेटे? तो पदार्थ देखो मेनली तो दो प्रकार के होते हैं। अगर मैं बोलूं कि मेनली कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली याद रखिएगा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है मेरे प्यारे बच्चों सॉलिड, और एक होता है आपका फ्लूइड। ठीक है, जिसे हम तरल कहते हैं। अब ये तरल के दो प्रकार हो जाते हैं, याद रखिएगा। तरल के हो जाते हैं एक लिक्विड और एक गैस। ठीक है, आ जाइए। ऐसा होता है, दो प्रकार का मैटर होता है, पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक सॉलिड एक फ्लूइड। यानी सॉलिड का मतलब जिसमें बहने की क्षमता ना हो, सॉलिड। जिसमें बहने की क्षमता है वो फ्लूइड। फ्लूइड का डेफिनेशन क्या है? जिसमें क्या हो? टेंडेंसी टू फ्लो। क्या हो बेटा? टेंडेंसी टू फ्लो। टेंडेंसी टू फ्लो यानी फ्लो करने की टेंडेंसी हो। क्या हो बेटा? फ्लो करने की टेंडेंसी हो। टेंडेंसी टू फ्लो, समझ आ रहा है? टेंडेंसी टू फ्लो।
क्लियर? क्या हुआ? बैटरी मैंने बदला है। अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना हो। चलो, तो यहां से अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो याद रखिएगा, जिसमें फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं है वो सॉलिड, जिसमें फ्लो करने की टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू फ्लो, जिसमें बहने की क्षमता है, वो आपकी फ्लूइड होती है। एयर क्या फ्लो होती है? यस सर, बहती है ना? ये हवाएं कह रही हैं पास आजा मेरे, दूर जाना नहीं, है ना? ये हवाएं कह रही हैं तू है यहीं कहीं, ठीक है? तो सेम हवा बहती है भाई साहब, हवा, कई बॉलीवुड वाले तो भाई सब देखते हो एकदम सर बहती है एकदम। और लिक्विड, लिक्विड तो भाई फ्लो कर ही रही है, नदी, सब नाले, सब देखो फ्लो ही फ्लो हो रहा है, फ्लो ही फ्लो हो रहा है, ठीक है? तो यहां पर याद रखना, फ्लूइड मतलब जिसमें टेंडेंसी ऑफ फ्लो होने की वो फ्लूइड है, जिसमें नहीं है वो सॉलिड है। अब यहां पर बात करते हैं कि फ्लूइड, सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है। तो थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लो इनके मॉलिक्यूल्स के बारे में, थोड़ा देख लेना जल्दी से। तीनों के मॉलिक्यूल्स की स्थितियां देखो जल्दी से, तीनों के मॉलिक्यूल्स की स्थितियां देखो, और थोड़ा सा अंतर यहीं से निकालने की कोशिश करो। तीनों की स्थितियां देखो और थोड़ा सा अंतर यहीं से निकालने की कोशिश करो कि तीनों में अंतर क्या है, जल्दी से। हाँ, बहती हवा सा था वो देखे, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। जल्दी से बताओ, सिमिलरिटीज यहीं से मिल जाएगा, अंतर यहीं से मिल जाएगा। अरे वाह, यहीं से अंतर मिलेगा, यहीं से सिमिलरिटी मिलेगा। सर सूर्य का प्रकाश मैटर है क्या? सीबी यादव जी ने बहुत ही, देखो अपने मतलब मेरे ज्ञान को हो सकता है या तो चेक करने के लिए, हो सकता है उनका डाउट हो। बेटा प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश जो है, आगे मैं आपको जब लाइट चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें बताऊंगा कि ये जो है वेव्स भी है और पार्टिकल भी है। जब पार्टिकल होगा, यहीं से तो बहुत चीजों का तुलना किया गया था कि उन्होंने बोला कि भाई जो क्या है, ये सूर्य का प्रकाश जो है वो मैटर है, तो इसका विरोध भी हुआ कि ये बताओ अगर सूर्य का प्रकाश मैटर है तो वो तो जगह घेरना चाहिए था, वो तो स्पेस ऑक्युपाई करना चाहिए था ना, ऐसा तो होता नहीं है। तो इस पर कई चीजें हैं जो मैं आपको ऑप्टिक्स जब पढ़ाऊंगा तो उस पर मैं आपको समझाऊंगा। उसमें मैं आपको न्यूटन की थ्योरी पढ़ाऊंगा, हाइगेंस की पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैक्सवेल की पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपके मैक्सवेल के बाद जो है आइंस्टीन की पढ़ाऊंगा, फिर लास्ट में डी ब्रॉगली की पढ़ाऊंगा, तब जाके जो है तुम्हारा कंक्लूजन निकलेगा, अच्छा ये बात थी। लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, एनडीए के सिलेबस में नहीं, केवल एयरफोर्स और नेवी के सिलेबस में है। देख लिया ये अंतर। अब देखो थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। गैस की मॉलिक्यूल्स देखो दूर दूर हैं क्या? गैस की मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं और ये रेडमली मोशन कर रहे हैं। रेडमली मोशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी इनके अणुओं के मध्य जो लगने वाला बल है वो बहुत कमजोर है। वहीं यहां पर देखोगे तो थोड़े दूर दूर है, यानी इनमें अणुओं में लगने वाला बल जो है इसके अपेक्षा तो स्ट्रांग है, लेकिन इसके अपेक्षा कंट्रोल है, कम है। इसमें देखोगे तो ये एकदम क्लोजली, सॉलिड क्या है देखो, एकदम क्लोजली पैक्ड है। क्या है? क्लोजली पैक्ड है। यानी जो इनके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है। समझ गए? तो आओ देखते हैं इनके बीच के अंतर बेटा। सबसे पहले सॉलिड। सॉलिड क्या होगा भाई? तो सॉलिड इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो? बहुत ही स्ट्रांग हो। मैंने दिखाया है कि देखो एकदम पास पास चिपके हुए हैं, एकदम चिपके हुए हैं भाई साहब,
एकदम साथ नहीं छोड़ने वाले, साथ छोड़ूंगा ना तेरा चाहे दुनिया हो कफा, वैसा वाला है, एकदम आपस में चिपके हुए हैं। तो इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, इनका जो अंतरा परमाणुविक बल होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, यानी इनके अणुओं के मध्य लगने वाला अंतरा परमाणुविक बल बहुत ही मजबूत होता है, तथा ये इनके मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर फिक्स्ड होते हैं, यानी ये एक जगह पर फिक्स्ड हैं, ये अपनी जगह पर क्या होते हैं, लगभग आपका क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, यानी कि ये आपका इनकी आकृति जो है अपरिवर्तनशील होती है, इनकी शेप जो है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, इनकी शेप को क्या, इनकी शेप, इनकी आकार आकृति जो है निश्चित होती है, इनकी जो आकार आकृति है वो क्या होती है बेटा, निश्चित होती है। तो ऐसे जो भी सब्सटेंस है, ऐसे जो भी पदार्थ है उन्हें ठोस पदार्थ कहेंगे, यानी सॉलिड सब्सटेंस कहेंगे, जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग हो तथा जिनका शेप फिक्स्ड हो, शेप एंड साइज क्या हो, फिक्स्ड हो। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे बेटा, ऐसे को हम सॉलिड कहते हैं, यानी ठोस कहते हैं। अब बात आएगी लिक्विड। सर लिक्विड देखो क्या होता है, लिक्विड अगर मैं बात करूं तो सॉलिड की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा सा इसमें कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, देखने में भी आ रहा है, देखो ना मॉलिक्यूल्स हल्का हल्का दूरी पे है ना, यानी कि एकदम जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा पास। ठीक है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा पास, दूर तो एकदम होगा नहीं। अरे दो लोगों के बीच में अगर आकर्षण हो, इसका मतलब क्या है, वो दोनों जीवन एक साथ जीना चाहेंगे, यही है ना। तो सेम देखो इनमें क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, अच्छा खासा होता है, अंतराणुविक बल है, लेकिन अगर सॉलिड से कंपेयर करोगे, ठोस से अगर कंपेयर करोगे तो कम होता है। ठीक है, और इनके शेप साइज जो है चेंज होते हैं, यानी जिस बर्तन में डालोगे उस बर्तन का आकार ये ले लेंगे, जिस बर्तन में डालोगे उस बर्तन का आकार ये ले लेंगे, जिस बर्तन में डालोगे उस बर्तन का आकार ये ले लेंगे। यानी यहां पर कहने का मतलब क्या है कि लिक्विड जो है, याद रखना बेटा, लिक्विड क्या होता है, लिक्विड जो है ऐसे सब्सटेंस जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है लेसर कंपेयर टू सॉलिड, यानी ठोस की अपेक्षा क्या होता है, ठोस की तुलना में कम होता है, और इनकी आकृति क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। और एक लाइन मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, इनका आकृति भले परिवर्तनशील हो लेकिन इनकी वॉल्यूम क्या होती है, इनकी वॉल्यूम जो है फिक्स्ड होती है, वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, और यह इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी इनका आयतन निश्चित होता है। इस बात को लिख लीजिएगा, इनकी आयतन भी निश्चित होती है, भले आप आकार बदल देंगे, निश्चित होती है, निश्चित होती है। तथा याद रखिएगा ये क्या होते हैं बेटा, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यह इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि असंपीड्य होते हैं बच्चे, यह असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं, यानी इन्हें दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, असंपीड्य होने का मतलब क्या है, सुनो, असंपीड्य होने का मतलब है एक, जैसे ये मान लो पेपर है, ये पेपर अभी इतना आकार है, यस सर, क्या लिखा है भाई, इतिहास, प्रो हिस्ट्री, हड़प्पा सभ्यता, सिसिवाल, हथियार, हथियार लगाए। देखो ये पेज है बेटा, ठीक है, ये पेज है। अब ये पेज क्या कर रहा है, इसको मैं ऐसे दबा के अभी इतना बनाया, इसे और दबा के इतना, इसे और दबा के इतना, ये कंप्रेसिबल है। एयर को देखते हो, सिलेंडर में जब हम भरते हैं तो कंप्रेस्ड होता है, देखते हो आपका एलपीजी एलपीजी या सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कंप्रेस्ड करके हम क्या करते हैं, कंप्रेस्ड करके हम जो है सिलेंडर में भरते हैं, यानी गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, उसके स्पेस को कम हम कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड अनकंप्रेसिबल होता है, यानी कि उसे दबा नहीं सकते। क्या सर, थोड़ा भी नहीं? तो सोचो किसी चीज को हम कैसे मानते हैं, तो अगर उसे 5% से, मान लो इसकी वॉल्यूम कितनी थी, ध्यान से सुनना, अगर मान लो इसकी वॉल्यूम मान लो थी 100 मीटर क्यूब, अगर आप इसे दबा के 95 मीटर क्यूब तक भी कर रहे हैं ना, तो ये इनकम्प्रेसिबल है। क्यों? क्योंकि आपका जो इन साइंस या इन फिजिक्स या इन किसी भी जो मेजरमेंट में है, अगर आप 5% से कम चेंज कर रहे हैं किसी भी चीज में,
याद रखिएगा, किसी भी चीज में अगर 5% से कम चेंज कर रहे हैं, अगर आप 5% से कम चेंज कर रहे हैं तो उस चेंज को नहीं माना जाएगा इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर आप 5% के लगभग चेंज कर रहे हैं तो उसको नहीं माना जाएगा। तो लिक्विड कंप्रेस्ड हल्का सा होता है, वो भी कोई कोई, ठीक है, मतलब ना के बराबर होता है, तो कोई कोई वो भी, इसलिए परफेक्टली आइडियल तो कोई है नहीं। परफेक्टली आइडियल तो पूरी दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। अगर कोई कहे कि मैं परफेक्टली आइडियल, नहीं, मैं हो ही नहीं सकता। कई लाखों अवगुण होंगे मेरे अंदर, लाखों अवगुण होंगे। सबसे पहला तो अवगुण यही है कि सुबह उठने में भाई साहब हालत पंचर हो जाता है मेरा। सुबह उठना एक मेरे लिए टास्क होता है, अपने आप से एक चुनौती होती है। सुबह मेरे शरीर और बाहर की ठंड में लड़ाई होती है। तो लाखों अवगुण होंगे, कोई आइडियल नहीं है। लेकिन यहां पर 5% से अगर कम, मतलब बहुत कम दोष होगा ना मेरे अंदर, तो हो सकता है कि मुझे आइडियल माना जाए। वैसे मेरे अंदर बहुत ज्यादा है, 5% नहीं 50+ है, ठीक है। अवगुणों की बात करूं तो कई हैं। मुझे किचन में जाना जल्दी पसंद नहीं है। मुझे मतलब कोई कह दे कुछ बनाना, बहुत रेयर होता है, जब कोई है ही नहीं तो जाना पड़ता है भैया किचन में। ये अवगुण है, मैं जानता हूं, लेकिन नहीं है पसंद, नहीं है पसंद। तो सेम अगर 5% से कम है तो चेंज नहीं मानोगे, ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है बेटा? कल क्लास में नोटिस नहीं किया था कि 8 बजे आज स्टार्ट होगी क्लास? ये बताओ। हाँ, अच्छाइयाँ भी हैं भाई साहब। मुझे कोई कोई मतलब अच्छाइयाँ ये है, बढ़िया पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। हाँ, गुस्सा भी जल्दी। हाँ, जोमेटो तो वैसे जिंदाबाद है। जोमेटो में मैंने प्रो ले लिया है ना, मैं प्रो बन गया हूँ जोमेटो में भी। भाई साहब इतना ऑर्डर किया है ना कि जोमेटो वाला सही में उसका अगर जो शेयर बढ़ रहा है ना कहीं उसका कारण मैं भी हो सकता हूँ। जोमेटो वाले जिंदाबाद है। चलो अब आ जाओ, गैस देखते हैं। गैस के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना बेटा, वो बहुत ही गंदा, बहुत ही गंदा, बहुत ही गंदा है, यानी बहुत ही कम है। गंदा का मतलब कम है। इनमें देखोगे ना तो गैस के बीच में देखो ना, थोड़ा भी आकर्षण है। ये देखो, इस सूर्य को देखो, इस देखो, कहीं भी जा रहा है, कहीं भी इधर उधर कहीं भी गति कर रहा है, मतलब कोई किसी से इसको मोह माया नहीं है। ये दुनिया से परे हो चुका है, ठीक है। तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यानी अंतरा आणविक बल जो है, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, बहुत ही ज्यादा, वेरी वीक, वेरी वीक, वेरी वीक। और इसका शेप, वॉल्यूम आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके शेप और वॉल्यूम को चेंज करना बहुत इजी है बेटा। इसके शेप और वॉल्यूम को चेंज करना बहुत इजी है। तो ये होते हैं गैस। अब सॉलिड लिक्विड गैस में किसी को दिक्कत है भाई? हाँ, इसीलिए थोड़ा सा बाहर ज्यादा हो जाता है। सर जी ये क्या हुआ आज? मेरी क्लास, अरे रुकिए, मेरी
चलिए आ जाइए। क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है। अब सुनो, हमने क्या क्या पढ़ा अभी? इंटर एटॉमिक के बारे में, यानी कि दो एटम्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन, उनका ऑर्डर क्या था? 10⁻⁻10 मीटर। फिर मैंने इंटरमोलिकुलर पढ़ाया, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स 10⁻⁹। फिर उनमें सिमिलरिटीज क्या है और डिसिमिलरिटीज क्या है, अंतर क्या है और समानताएं क्या है। उसके बाद फिर हमने सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा, बट मैटर्स के बारे में पढ़ा, फिर सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा। यहां तक क्लियर? चलिए, हाँ ये सब मिलेगा आपको नोट्स। विजेंद्र सर की क्लास कल के लिए करा दिया मैंने, टेंशन ना लो, आ जाओ। विजेंद्र सर आके लड़ाई लड़ेंगे, तुम सब तो लड़वाने में तेज हो ही। अब सुनो, थोड़ा सा अंतर देख लो बेटा, आ जाइएगा। थोड़ा सा ये अंतर आपको जो है याद रखना होगा, ये अंतर आपको यहां से याद रखना होगा। देखिएगा, सबसे पहला अंतर आपको याद करना होगा, देखना। सबसे पहले शेप क्या होता है, तो देखो शेप यानी आकार। सबसे पहली बात करेंगे आकार की। ये 3 कॉलम है, एक प्रॉपर्टी का कॉलम है, एक आपका सॉलिड का, एक लिक्विड का, एक गैस का, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे शेप की। तो याद रखना, शेप जो है किसमें डेफिनिट होता है, किसमें? सॉलिड में। सॉलिड में डेफिनिट होता है यानी फिक्स्ड होता है, यानी कि निश्चित होता है। हिंदी में लिख सकते हैं इसे क्या? हिंदी में हम लिख सकते हैं निश्चित। जहां भी फिक्स्ड है निश्चित। लिक्विड में नॉट डेफिनिट यानी कि अनिश्चित है, यानी कि यहां पर निश्चित नहीं है। लिक्विड में आपका आकार जैसा बर्तन होगा वैसा हो जाएगा। गैस में भी अनिश्चित है, इसमें भी जैसा बर्तन वैसा। वॉल्यूम यानी अगर मैं आयतन देखूं, प्रॉपर्टी क्या है? आयतन। तो आयतन याद रखिएगा, सॉलिड में क्या होगा? डेफिनिट होगा। डेफिनिट मतलब फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब निश्चित, निश्चित होगा। जबकि लिक्विड में क्या होगा बच्चे? लिक्विड में भी आपका जो है वॉल्यूम सेम होता है। मैंने क्या बोला था? वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। तो यहां पर आप कहोगे कि सर वॉल्यूम फिक्स्ड है। सर सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बार देख लीजिएगा बच्चों को, क्लियर दिख रहा है कि नहीं? क्लियर नहीं दिख रहा है बाबा यार, क्लियर करो इसे कैसे भी। अभी क्लियर करा रहा हूं। सही दिख रहा है अब? चलिए अब दिख रहा होगा, आ जाओ। अगर मैं बात करूं किसकी? आयतन की। तो आयतन जो है लिक्विड और सॉलिड में तो फिक्स्ड होते हैं, लेकिन आयतन जो है गैस में नॉट डेफिनिट होता है, यानी नॉट फिक्स्ड होता है, यानी अनिश्चित होता है। आपका ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। डेंसिटी याद रखिएगा, अगर मैं घनत्व देखूं, क्या देख रहा हूं मैं? डेंसिटी यानी घनत्व देख रहा हूं। तो सॉलिड की घनत्व क्या होती है? सॉलिड का जो डेंसिटी होता है, ठोस का जो आपका डेंसिटी होता है, वो आपका मैक्सिमम होता है, यानी कि अधिक होता है। ठीक है, किसका? सॉलिड का, यानी ठोस का जो आपका घनत्व होता है वो ज्यादा होता है। जबकि आपका लिक्विड का क्या होता है? लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैस, यानी ठोस से कम, ठोस से कम, गैस से ज्यादा, गैस से ज्यादा। ठोस से कम, गैस से ज्यादा होता है। और गैस की जो आपका घनत्व होती है, यानी गैस का जो आपका डेंसिटी होता है वो मिनिमम होता है, यानी सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम। अब बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है बेटा? तो कंप्रेसिबिलिटी से अगर देखोगे तो जो आपका सॉलिड होता है वो इनकंप्रेसिबल होता है। इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या होगा? असंपीड्य, असंपीड्य होता है। क्या? तो आपका जो सॉलिड होगा वो असंपीड्य होगा। जबकि अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो याद रखिएगा लेस देन गैस होगा बट मोर देन सॉलिड होगा, यानी गैस से कम, सॉलिड से ज्यादा, गैस से कम, सॉलिड से ज्यादा। और अगर मैं बात करूं गैसेस की, तो ये कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि ये संपीड्य हैं। अब एक लाइन थोड़ा इसमें सुधार लेना, यहां पर इस लाइन को लिखने से ज्यादा एक लाइन और याद रखिएगा, ये एक तरह से इनकंप्रेसिबल ही होते हैं। यह एक तरह से इनकंप्रेसिबल ही होते हैं। इस लाइन को यहां पर एक्स्ट्रा में लिख लेना कि हां थोड़ा सा सॉलिड से कम होगा लेकिन इनकंप्रेसिबल ही होता है, इनकंप्रेसिबल ही
होता है। क्लियर, इनकम्प्रेसिबल ही होता है। अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे क्रिस्टलिनिटी की। तो याद रखिएगा, अगर क्रिस्टलिनिटी के देखो तो ये क्रिस्टलाइन होते हैं और ये दोनों, ये आपका नॉन क्रिस्टलाइन होता है और इसको हम बता नहीं सकते। ठीक है, अब आ जाइएगा इंटर एटॉमिक या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इसके बीच में फिक्स्ड होता है। इसमें आपका नॉट कांस्टेंट यानी फिक्स्ड नहीं होता और इसमें भी आपका फिक्स नहीं होता, जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है। अब अगर मैं देखूं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो याद रखना सॉलिड सब्सटेंस में पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक से ज्यादा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, जबकि इन दोनों में उल्टा हो जाता है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ज्यादा हो जाता है किससे, पोटेंशियल से, और गतिज ऊर्जा में सॉरी गैस में तो केवल काइनेटिक एनर्जी ही होता है, बहुत बहुत ज्यादा होता है किससे, पोटेंशियल से। ठीक है, गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा अधिक होता है किससे, पोटेंशियल से, इन गैस। इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर देखेंगे, अंतरा आणविक बल, अगर मैं अंतरा आणविक बल देखूं, अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल देखूं तो याद रखना अंतरा आणविक बल जो है सॉलिड के बीच में लगने वाले जो मॉलिक्यूल्स के बीच में है वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लग रहा है फोर्स वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, जबकि लिक्विड में सॉलिड से कम होता है लेकिन गैस से ज्यादा होता है, और गैस में सबसे कमजोर होता है अंतरा आणविक बल। फ्रीडम ऑफ मोशन, इसमें मॉलिक्यूल्स केवल वाइब्रेट कर सकता है अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपने मीन पोजीशन के आसपास केवल वाइब्रेट कर सकता है। हमने दिखाया भी आपको, लगभग हमने फिगर में भी दिखाया आपको, एनिमेशन से भी दिखाया, अपने मॉलिक्यूल्स के आसपास केवल वाइब्रेट कर सकता है, यानी फ्रीडम मोशन, गति की स्वतंत्रता कितनी है, यानी उसके मॉलिक्यूल्स कितने स्वतंत्र हैं। तो इसके मॉलिक्यूल्स भैया बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, केवल अपने मीन पोजीशन के आसपास केवल वाइब्रेट कर सकते हैं। इसमें मॉलिक्यूल्स क्या है, एक लिमिटेड फ्री मोशन कर सकते हैं, यानी एक लिमिटेड एरिया में वो क्या कर सकते हैं, एक लिमिटेड एरिया में वो फ्री मोशन कर सकते हैं। और यहां पर क्या होते हैं, यहां के मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव, कहीं भी जा सकते हैं, यानी ये जो है गति करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स बेटा, तो यहां पर अगर मैं बात करूं गैस के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब बात है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो याद रखिएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या है, मैटर रिमेन्स इन सॉलिड फ्रॉम बिलो ऑफ ए सर्टेन टेम्परेचर, यानी एक निश्चित टेम्परेचर से नीचे भी आपके क्या होते हैं, ये आपके मैटर जो है सॉलिड में ही रहते हैं, जबकि लिक्विड आर फाउंड एट टेम्परेचर मोर देन दैट ऑफ सॉलिड, लिक्विड जो है उससे अधिक टेम्परेचर पर पाया जाता है, और जबकि गैस सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर मैं किसी भी चीज पर बताऊं तो देखो, इसको समझना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को। अगर मैं कहूं 0 डिग्री से कम, अगर मैं कोई एक H2O ले लिया, तो H2O का अवस्था देखना, 0 डिग्री से कम रखूंगा तो H2O क्या होगा, सॉलिड में मिलेगा। सॉलिड में कैसे, आइस, यानी एक कम तापमान पर जो है आपको सॉलिड मिलता है। थोड़ा सा अधिक मैं तापमान करूंगा, यानी 0 से अधिक करूंगा, तो 0 से अधिक करूंगा तो ये लिक्विड मिलेगा। क्या मिलेगा, लिक्विड, यानी ये क्या है, 0 डिग्री से जो है, 0 डिग्री से जो है टेम्परेचर क्या है, कम है। यहां पर क्या है, 0 डिग्री से अधिक है, 0 डिग्री से अधिक है टेम्परेचर, तो आपको क्या मिल रहा है, लिक्विड। और अगर मैं बात करूं तो गैस कब मिलेगा, गैस आपको तब मिलेगा जब 100 डिग्री से अधिक क्या हो जाए, 100 डिग्री से अधिक आपका टेम्परेचर हो जाए बेटा, समझ रहे हो। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, तो न्यूनतम ताप पर जो है सॉलिड मिलता है, उससे अधिक ताप पर आपको लिक्विड मिलता है, उससे अधिक ताप पर आपको गैस मिलता है। क्लियर है, तो ये था आपका डिफरेंस। हिंदी में लिखा है यार, अरे तो फुल स्क्रीन कर लो, और मैंने मुंह से तो बोल के बता दिया, जब नोट्स मिलेगा तो उस नोट्स को केवल पढ़ लेना, लगभग सब बातें मैंने समझा दिया है। ठीक है, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है क्या। तो ये तो था अभी इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, ये अभी मैंने क्या कराया है, ये अभी मैंने कराया है केवल और केवल इंट्रोडक्शन। क्या कराया बेटा, केवल और केवल इंट्रोडक्शन कराया मैं, अभी आपको मैंने केवल और केवल इंट्रोडक्शन कराया। ठीक है, अभी मैंने क्या कराया, केवल और केवल इंट्रोडक्शन। यहां तक क्लियर है।
PDF आपके क्लास के सामने मिल जाएगा और फिजिक्स नोट्स में भी अपलोड हो जाएगा। यहां तक क्लियर है बेटे? बहुत सही। ये था अभी तक इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन जितना भी मैंने बताया, अब जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, वो यहां से स्टार्ट होगा। अभी तक जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया ये दोनों में चलता। किसमें? इसमें आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के लिए भी था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के लिए भी था। ठीक है, अब जो यहां से स्टार्ट हो रहा है ये अब आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, आसानी से समझते हुए चले जाओगे, लेकिन जब दिमाग लगाओगे तो। अब एक केवल आग्रह मेरी मान लेना, मोबाइल का स्क्रीन फुल स्क्रीन कर लो, कमेंट करना बंद कर दो। ठीक है, एक केवल आग्रह मेरी मान लो। ठीक है, एक बात मेरी मान लो। अरे इंट्रोडक्शन मतलब कि चीजों के बारे में जानोगे ना, तब आगे मैं बार बार इंटरमॉलिक्यूलर कहूंगा, दिमाग में आएगा ही नहीं कि इंटरमॉलिक्यूलर है क्या। बार बार मैं इंटर एटॉमिक करूंगा, आपको दिमाग में आएगा ही नहीं कि इंटर एटॉमिक है क्या। बार बार मैं आपको सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बताऊंगा, कुछ आएगा ही नहीं। तो ये एक इंट्रोडक्शन था। अब ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है बेटा, अरे फिजिक्स नोट्स का ग्रुप नहीं है, फिजिक्स नोट्स का ऐप पर ही आपको जो है वो है, एक कॉलम है, उसमें आपको पूरा नोट्स मैंने डलवाया है। चलो यहां तक क्लियर है। अब आते हैं इलास्टिसिटी। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है बेटा? सबसे पहला जो हमें प्रॉपर्टी पढ़ना है वो पढ़ना है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होता क्या है? तो इलास्टिसिटी क्या है? पदार्थ का ये प्रॉपर्टी है। इलास्टिसिटी हुआ, प्लास्टिसिटी हुआ, डक्टिलिटी हुआ, मेलिएबिलिटी हुआ, जितने भी है, ब्रिटलनेस हुआ, ये सब क्या है? ये सब जो है पदार्थ की प्रॉपर्टी होता है, यानी गुण होता है। गुण, जैसे तुम्हारे अंदर गुण है ना कि तुम गधे हो, है ना अंदर गुण, इनबिल्ट गधा वाला जो एक सिस्टम तुम्हारे अंदर इनबिल्ट है, कि तुम्हें बोला जाएगा कि बेटा पढ़ ले जिंदगी बन जाएगा, तुम्हें लगता है ये ऐसे ही बोल रहे हैं, है ना। तुम्हें बोला जाता है कि बेटा आगे जीवन बहुत कठिन है, तुम कहते हैं अरे ऐसे ही बोल रहे हैं। बोला जाता है कि बेटा बहुत पछताओगे, तुम कहते हो ऐसे ही बोल रहे हैं। और जैसे ही 25 साल बीतता है और जब लगता है कि नहीं यार सही कह रहे थे यार, पढ़ लेना चाहिए था मुझे, कर लेना चाहिए था मुझे, तब कहोगे सही बोल रहे थे, पढ़ना जरूरी था। जब जिंदगी में जाओगे 10,000 की जॉब के लिए भी, 12,000 15,000 में लड़कियों के लिए भी बता रहा हूँ, कॉल सेंटर में इतनी गंदगी है। यहाँ पर नोएडा में पूरा देखोगी तो पूरा लड़कियां कॉल सेंटर में लगी पड़ी हैं, प्राइवेट रिसेप्शनिस्ट बन रही हैं। बताओ, मोबाइल के, गाड़ियों के दुकान में जो है रिसेप्शन पे दिखावे के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है कि सुंदर लड़की जो है रिसेप्शन पे चाहिए। तो वही बन के रह जाओगे अगर जिंदगी में रियल में शिक्षा नहीं लोगे। और ये बहुत अच्छी लाइन है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। समझ गए? तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। तो इसलिए ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी होता है बेटा, है ना, ये प्रॉपर्टी होता है। तो ये इनबिल्ट होता है अंदर से। आपको आत्मा जब तक नहीं करेगी ना तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जब तक आपके दृढ़ निश्चय अंदर से ना हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इलास्टिसिटी हुआ, ये प्लास्टिसिटी क्या हुआ? प्रॉपर्टी है। तो सर इलास्टिसिटी कैसा प्रॉपर्टी है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रत्यास्था। क्या कहते हैं इसे? हिंदी में इसे कहते हैं हम प्रत्यास्था। तो देखो ये कैसा गुण है सर, कैसा है बता दो एक बार। नहीं मुझे बताओ, मैं आज जान के रहूंगा। मेरे पास कोई रबड़ है क्या? कहीं से कहीं कुछ ऐसा है इलास्टिक चीज, इलास्टिसिटी वाला टाइप कुछ है ऐसा, कुछ मोड़ने ओड़ने टाइप कुछ ऐसा जो मैं इलास्टिसिटी को समझाऊं। मैं अपने बैग में देखता हूं
कि मेरे बैग में क्या है, ऐसा कोई सामान। मैडम आप हेयर बैंड लगाते हो? नहीं लगाते? क्यों? क्लास चल रही है, मुझे एग्जाम्पल देना था एक। ये एडिटर मैडम थे, देखो कुछ बैग में मिला यार। प्रैक्टिकली जो है ना, मुझे कुछ सब्सटेंस खरीद के रखने पड़ेंगे ऑलरेडी, इसलिए कि बार बार मैं जो है इधर उधर के सामान क्यों ही यूज कर रहा हूँ। ऐसा कुछ मिल नहीं रहा मुझे, मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। चलो मैं लिख के ही समझा देता हूँ, सुनो। अब सुनो बेटा, क्या होता है इलास्टिसिटी? क्या एक प्रॉपर्टी है किसकी? किसी भी पदार्थ की, मैटर की। कैसी है? तो आप किसी ऑब्जेक्ट पे क्या करते हो? फोर्स लगाते हो। मान लो जैसे आपने रबड़ पे एक एग्जांपल ले लो, आप फोर्स लगाते हो, वो एक्सपेंड करता है। आपने बल लगा के खींचा, आज खींच के रहूंगा मैं, खींचा, लेकिन जैसे ही आपने बल छोड़ा, ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर जाता है, यानी पुनः अपने ओरिजिनल शेप में वापस लौट जाएगा। तो बॉडी के इस प्रॉपर्टी को यानी कि फोर्स हटाने के बाद, आफ्टर रिमूवल फोर्स, बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। यानी अगर आपका जो पिंड है वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस लौट जाए, तो इस गुण को, जो इसको वापस अपने अवस्था में लौटा रही है, इसको हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था। इसी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था। यानी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ जब बल लगाते हैं तो वो विस्थापित होता है, लेकिन बल के हटाने के बाद वह अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में, अपने वास्तविक स्थिति में पुनः लौट जाता है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं बेटे? इसी गुण को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। समझाया? इसी गुण को क्या कहते हैं बेटा? इसी गुण को जो है, निखिल हैप्पी बर्थडे बेटा। अब आ जाओ, ध्यान शांति से पढ़ लो, मजेदार तरीके से पढ़ा रहा हूं आज तुम्हारे बर्थडे पे। तो सुनो, इसी गुण को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी गुण को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। और ये सबसे ज्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी किसमें था? राजपाल यादव। एक मूवी थी हंगामा, ठीक है, उसमें मारते हैं सब चट, तुरंत गाल यहां तक जाता है, फिर ऐसे, फिर मारता है, फिर ऐसे, फिर मारता है, फिर ऐसे। भाई साहब मारने पे, फोर्स लगाने पे अभी यहां तक हुआ, जैसे ही रिमूवल फोर्स हुआ यहां तक आ गया फिर से। तो ये मतलब एक मजाक कह रहा हूं मैं, ठीक है बेटा। अब देखो, मैंने इसको फोर्स लगाया, इसको दबाया, जैसे ही फोर्स हटाया ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस लौट गया। फोर्स लगाया, दबाया, जैसे ही हटाया अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में। फोर्स लगाया, दबाया, जैसे ही हटाया ओरिजिनल शेप एंड साइज में। देखो, फोर्स लगाया, ओरिजिनल शेप, मतलब फोर्स लगा रहे हो वो डिस्प्लेस हो रहा है, हटाते हो अपने ओरिजिनल शेप में वापस लौट जा रहा है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे बेटा? ऐसे प्रॉपर्टी को जो है हम इलास्टिक प्रॉपर्टी कहेंगे। यानी इसमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता है, यानी इसमें कोई विरूपण नहीं होता है, यानी आकृति में कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता है। याद रखिएगा, यानी इसमें जो डिफॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है? तो ये पूछता है कि इलास्टिसिटी में जो डिफॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है? टेम्पररी होता है। कैसा होता है बेटा? तो इसमें जो है टेम्पररी डिफॉर्मेशन होता है, यानी कि कह सकते हो क्या कह सकते हो इसे? तो इसमें जो आपका विस्थापन होता है वो आपका टेम्पररी होता है, यानी अस्थायी विरूपण होता है। कैसा होता है बेटा? अस्थायी विरूपण, अस्थायी विरूपण होता है इसके अंदर, अस्थायी विरूपण, याद रखिएगा। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ऐसे प्रॉपर्टी को मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। ठीक है। अब स्प्रिंग परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंस कौन सा है? तो याद रखिएगा, जो परफेक्टली इलास्टिक, सबसे ज्यादा मोस्ट इलास्टिक सब्सटेंस कौन सा है? तो मोस्ट इलास्टिक सब्सटेंस स्टील होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है? तो याद रखिएगा स्टील। ठीक है, चलें
हो, चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखेंगे अगर प्लास्टिसिटी क्या होता है भाई। इलास्टिसिटी हमने देख लिया कि भैया इलास्टिसिटी जो है, जब पदार्थ को बल लगा रहे तो डिफॉर्म हो रहा था, बल हटाने पर वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस लौट जा रहा था, यानी कि इसमें टेम्पररी डिफॉर्मेशन हो रहा था, तो ये तो इलास्टिसिटी था। सर आपने बहुत गुस्सा आ रहा है बिना बताए, गधे। कल की क्लास में अच्छे से अनाउंस किया हूं मैं, कल की क्लास में बिल्कुल अच्छे से अनाउंस किया, मैंने बदला है सुबह, इसमें 2 है, ठीक है। तो मैंने कल की क्लास में अनाउंस किया था, यहां तक क्लियर है बेटा। अब सुनो, अब आते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी के में क्या होता है कि आपने बल लगाया, डिफॉर्म हुआ, लेकिन बल हटाने के बाद ये जो डिफॉर्म शेप था उसी को एक्वायर कर लिया, यानी यहां पर जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, तो यहां पर जो डिफॉर्मेशन हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, यहां पर जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है। यानी यहां पर जो डिफॉर्मेशन हो रहा है कैसा हो रहा है, यहां पर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है बेटा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है, यानी यहां पर अस्थाई विरूपण हो रहा है। बल लगाया, जो विरूपण हो गया वही इसका ओरिजिनल शेप अब बन जाएगा, अस्थाई विरूपण हो जाएगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल दो सर, हम नहीं मानेंगे। अबे तुम्हें कौन कह रहा है तुम मान लो। गुंदी हुई मिट्टी देखो, कच्ची मिट्टी, कच्ची मिट्टी को जो आकार दे दोगे, गोला बना दोगे, गोला बन जाएगा। फोर्स लगा के आपको उसको गोला बना दिया, गोला बन गया। फोर्स लगा के उसे चपटा कर दिया, चपटा बन गया। वैसे ही आटा, आटा की रोटी क्यों बन पाती है, ड्यू टू प्लास्टिसिटी। आपने उसको बेल के गोल कर दिया, वो गोल ही रहेगा, ये नहीं कि फिर वो जैसे ही आपने बेलन हटाया फिर वो अपने आप पुरानी तरह हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो ये जितने भी गुण होते हैं वो क्या होते हैं, प्लास्टिसिटी कहलाती है। याद रखिएगा, क्या कहलाती है, प्लास्टिसिटी। क्या कहलाती है बेटा, तो याद रखिएगा ये कहलाती है आपकी प्लास्टिसिटी। और इसमें कैसा डिफॉर्मेशन होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। पदार्थ का वह गुण जिसमें क्या हो, बल लगाने पर वह अपने आकार में परिवर्तन करता है तथा उसे परमानेंटली एक्वायर कर लेता है, परमानेंटली वैसा ही रहता है, तो ये प्लास्टिसिटी कहलाता है। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है बेटा, याद क्लियर है। अब पीडीएफ मिलेगा, ये पीडीएफ मिलेगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? क्लियर है? हाँ, अस्थाई विरूपण हो रहा है तो प्लास्टिसिटी, अगर अस्थाई हो रहा है यानी टेम्पररी हो रहा है तो इलास्टिसिटी। ठीक है बेटे, ओके, चलिए क्लियर है, डन। स्टील में क्या होता है कि विरूपण एकदम ना के बराबर होता है। अब क्या सर, किसी पदार्थ में क्या दोनों गुण हो सकते हैं? ये थोड़ा सा एक बच्चों की तरह समझाना पड़ेगा, यानी तुम लोग बच्चे हो ना, तो तुम्हें बच्चे की तरह समझाना। क्या दोनों में, किसी पदार्थ में दोनों गुण हो सकते हैं? हो सकते हैं, लगभग अधिकतर पदार्थ में दोनों ही होते हैं। ठीक है, क्या दोनों गुण हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। कैसे? मान लो आपने अगर देखोगे, जैसे ये रबड़ है, इस रबड़ में ही देखो दोनों गुण होते हैं, इलास्टिसिटी भी होती है, प्लास्टिसिटी भी। कैसे सर? घर पे मिठाई, कितने को रिश्तेदार आते हैं तो घर पे मिठाई लाते हैं, ये बताओ। कहो सर अब तो लाइन लाते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं, काजू किशमिश खा के चले जाते हैं। भाई साहब, दुनिया में रिश्तेदारों से आदमी बहुत परेशान रहता है ना। लेकिन ये है कि बुरे वक्त में रिश्तेदार बहुत काम आते हैं, अगर अच्छे हो तो, नहीं तो बुरे वक्त में मजे भी बहुत लेते हैं रिश्तेदार।
याद रखिएगा। मिठाई के डब्बे कितने कितने घर आते हैं, आए हैं आज तक मिठाई के डब्बे? बोलो। अरे हाँ या ना? गुंदी परफेक्टली प्लास्टिक नहीं है, कोई परफेक्टली ना इलास्टिक होगा ना परफेक्टली कोई प्लास्टिक होगा, ठीक है। अब आ जाओ। अब सुनो, देखना, मिठाई के डब्बे जब आपके आते हैं बेटा, तो सुनो, उसमें जब आप देखो कभी मिठाई लेने गए होगे, तो जब मिठाई वाला जो रबड़ लगाता है ना, वो रबड़ इतनी छोटी सी रहती है उसके डब्बे में। देखते हो मिठाई के डब्बे, आगे एक डब्बे में ढेर सारा रबड़ रखा रहता है, वहां से इस रबड़ को उठाता है और मिठाई के डब्बे में कुछ इस प्रकार से लगा देता है, ऐसे पीछे की तरफ भी लगा होता है, ऐसे आगे की तरफ भी, और एक इधर से लगा देगा, ऐसे ही लगाता है ना, ऐसे दोनों तरफ से ऐसे लगा देता है रबड़। अब ये रबड़ क्या होता है कि कुछ देर तक आपके घर तक आया, अब उस पर कोई एक फोर्स टेंसाइल लगी रहा है, लगातार उसको खींचा हुआ है, और जैसे इस रबड़ को आप घर पे लाए, घर पे लाने के बाद भाई अब रिश्तेदार के जाने का वेट करोगे कि भैया जाएं ये, तो हम टूट पड़े, जहां छूट मिले वहां लूट लो, ऐसा होता है ना। तो भाई जहां भी ऐसा होता है कि रिश्तेदार के जाने का वेट हो रहा है, अब रिश्तेदार के जाने तक जो है इस पर एक फोर्स लग रहा है टेंसाइल, जैसे रिश्तेदार गए तुम दौड़े फ्रिज की तरफ, दौड़ रहे हो फ्रिज की तरफ, आज भाई खत्म कर देगा, आज सफाया कर देगा इस मिठाई की। और जैसे ही तुमने, लेकिन उस समय दिमाग नहीं लगाया, आपने रबड़ निकाला, रबड़ को दिया फेंक, रबड़ फर्श पे जाके देखने को मिल रहा है कि रबड़ कितना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया। हाँ, जब इसको खींचे हुए थे तब तो ये इतना बड़ा था, लेकिन जैसे ही रबड़ निकाल के छोड़ते हो तो थोड़ा छोटा हो जाता है, इतना बड़ा नहीं कह सकते हो, इसको भी इतना बड़ा नहीं कह सकते हो, लेकिन हाँ अगर मैं कहूँ कि रबड़ जब मिठाई वाला लगाया था तो इतना बड़ा था, लेकिन जैसे ही रबड़ निकालते हो तो कम से कम इतना बड़ा हो जाता है। यानी इसमें कुछ टेम्पररी डिफॉर्मेशन हुआ है, हाँ सर, कुछ टेम्पररी है कुछ परमानेंट है। हाँ, जब खींचे थे, इसको फैलाए हुए थे तो रबड़ इतना बड़ा था, जब इसे छोड़े, मतलब इसको निकाले यहां से डब्बे से, तब जो है ये इतना बड़ा हो गया, जबकि ओरिजिनल जब रबड़ लगने से पहले कितना था, इतना था। यानी यहां पर ना तो ये इस परमानेंट इसको एक्वायर कर पाया, ना ही इसको एक्वायर किया, बीच में था। यानी इसमें कुछ अपने शेप एंड साइज को वापस रिगेन भी किया है, कुछ टेम्पररी डिफॉर्मेशन भी हुआ है, कुछ शेप एंड साइज को रिगेन भी किया है, कुछ टेम्पररी डिफॉर्मेशन भी हुआ है। आगे जब मैं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ाऊंगा एक, वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आगे समझाने के लिए बहुत जरूरी है, वो आपके सिलेबस में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नहीं है, यानी कि प्रतिबल विकृति जो कर्व है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ाना पड़ेगा उन चीजों को अच्छे से समझाने के लिए। तो ये अधिकतर जो बॉडी में प्रॉपर्टी होता है वो दोनों होता है, इलास्टिसिटी भी होती है और प्लास्टिसिटी भी होता है। अब कैसे, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा, यहां पर एक एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है यहां तक बेटा? ठीक है, वैसे मैंने तो ऐसे ही किया है, अभी भी मैं मिठाई का शर्त लगाता हूँ, आज भी एक लोगों से मेरी शर्त लगी हुई है गाजर के हलवा का, ठीक है। एक टीचर से आपकी शर्त लगी हुई है गाजर के हलवा का। भाई साहब ठंडियों में गाजर का हलवा, ओ हो, मत पूछो मत पूछो, ना 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 पूछो ही मत, गाजर के हलवा के बारे में मत पूछो। यहां तक क्लियर है बेटा? आनंद दे देता है, मतलब अंतर आत्मा अंदर की जो होती है ना वो प्रसन्न हो जाती है, कहती है बस बेटा तूने आज खुश कर दिया, ऐसा हो जाता है गाजर के हलवा से।
और वो भी अगर गरम गरम। तो यहाँ से जब हमने इसीलिए प्रो लिया है। प्रो क्यों लिया है हमने? जोमेटो की प्रो लिया क्यों? क्योंकि फास्टेस्ट डिलीवरी होता है। मतलब डिलीवरी अगर उसके 10 ऑर्डर आया है तो सबसे पहले तुम्हारा ऑर्डर उठाया जाएगा, तब सबसे पहले तुम्हारा ऑर्डर पहुंचाया जाएगा। अगर खाना ठंडा हो गया तो पैसा वापस। मेरा बहुत पैसा वापस भी आया है। ठीक है, तो एकदम गर्मा गर्म गाजर का हलवा, एकदम घी में, खोए में, मत पूछो। अभी ऑर्डर कर दे रहा हूँ मैं। रुको, अगर ओपन होगा तो मैं अभी ऑर्डर करूँगा। तुम लोगों ने याद दिला दिया। अग्रवाल भैया खुले हो क्या तुम? सुबह सुबह 9:30 हो रहा है क्या? अरे गधो, क्यों याद दिला दिए? अग्रवाल स्वीट्स। लो, ये ऑर्डर हो गया। अग्रवाल भैया खुला है। जल्दी हो जा। ये हो गया आराम से सुबह सुबह 250 ग्राम गाजर के हलवे। हाँ, पेमेंट भी हो गया। मनी सेंट आ रहा है। कितने मिनट में आ जाओगे भैया? जल्द ही आ जाएंगे। 20 मिनट में आ जाएगा। 20-25 मिनट में। आनंद आ गया। चलो आ जाओ, सुबह सुबह आनंद आ गया। अब आ जाओ, इलास्टिक लिमिट पढ़ते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। 250 ग्राम काफी है। आ जाओ इधर। आसपास में किसी का घर हो तो बता सकते हो, मैं आ जाऊंगा। गाजर का हलवा अगर तुम लोग बना के खिला सकते हो तो आसपास अगर हो, यानी कि इतना भी ना हो कि तुम एकदम बुला रहे हो राजस्थान के एकदम तीर पे, यूपी के एकदम तीर पे बुला रहे हो। जितने गाजर का हलवा नहीं उतने के ज़्यादा पेट्रोल लग जाए। नज़दीक मतलब दिल्ली में किसी का हो, नोएडा में हो, ग्रेटर नोएडा तक भी आ सकता है बंदा, इधर गुड़गांव के आसपास में हो तो आ जाओ। अब आ जाओ, इलास्टिक लिमिट देखते हैं। चलो चलिए आ जाइए। अब देखते हैं बेटा, सबसे पहले इलास्टिक लिमिट क्या होता है सर? यानी एक वह लिमिट जहां तक बॉडी का इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी बना रहे, वह लिमिट जहां तक बॉडी का इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी बना रहे, उस लिमिट को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। यानी एक ऐसी सीमा जहां तक बॉडी का यानी पिंड का जो प्रत्यास्था का गुण है वो बना रहे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रत्यास्थ सीमा यानी इलास्टिक लिमिट। जहां तक क्या हो? जहां तक उसकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्या हो? बनी रहे, उसी सीमा को क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ सीमा। अब इसमें मैं आपको जो है दिखाऊंगा क्या, इसमें मुझे आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिखाना पड़ेगा। अभी स्ट्रेस स्ट्रेन को मत समझो, मैं केवल आपको जो बोलूंगा वो समझना, ठीक है? अभी बस जितना बोलूंगा उतना समझना। देखो, मैं जो कर्व बना रहा हूं क्या है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। मान लो कोई आपने एक ले लिया माइल्ड स्टील, यानी आपने एक सबस्टेंस ले लिया माइल्ड स्टील का, और इस पर क्या कर रहे हो? आप लगा रहे हो टेंसाइल फोर्स, ठीक है? खींचते जा रहे हो, तो उस पे मैं एक कर्व बना रहा हूं, और वो कर्व क्या है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है? ये आपका स्ट्रेस है। स्ट्रेस को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी सिग्मा से, बुक्स में कुछ से भी करें, यानी प्रतिबल है। ये प्रतिबल होता क्या है तो मैं आगे बता दूंगा कि प्रतिबल अगला ही टॉपिक है, समझ जाओगे फिर। और ये विकृति है,
विकृति यानी स्ट्रेन। स्ट्रेन को जो है इससे दर्शाते हैं, यानी ये है स्ट्रेन, इसे हिंदी में हम कहते हैं विकृति। विकृति का मतलब एक तरह से कह सकते हो कि चेंज इन डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी एक तरह से डिफॉर्मेशन है ये, यानी डिफॉर्म कितना हो रहा है। और ये एक तरह से समझ जाना बल है, पर यूनिट एरिया लगने वाला बल है, पर यूनिट एरिया लगने वाला बल है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे जैसे मैंने इसमें क्या किया कि इसको खींचना, मतलब जैसे जैसे टेंशन फोर्स बढ़ाना स्टार्ट किया, वैसे वैसे मतलब जैसे जैसे आपका फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ाना स्टार्ट किया, वैसे वैसे इसमें विरूपण हो रहा है। देखो वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसमें विरूपण हो रहा है, बढ़ाता गया, विरूपण होता गया। एक ऐसी पोजीशन आती है, फिर यहाँ से ऐसे डाउन, फिर यहाँ से ऐसे, और यहाँ से आके फेल हो जाता है। अब इसके 4 पॉइंट लिख लेना। यहाँ पर एक लिमिट होती है इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। यहाँ पर एक होता है अपर यंग्स लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, हिंदी में भी यील्ड पॉइंट है। यहां पर होता है लोअर यील्ड पॉइंट। अभी बता रहा हूं इसमें क्या मतलब है। यहां पर होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, या अल्टीमेट स्ट्रेस भी कहते हैं इसे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी सबसे अधिक सामर्थ्य यहीं। और यहां पर फेल्यूर या ब्रेक, फेल्यूर कह लो, ब्रेक कह लो, यानी यहां पर वस्तु टूट जाएगा। अब सुनो क्या हुआ, मैंने इसको बढ़ाता गया, बल बढ़ाता गया, तो एक सीमा होता है जहां तक अगर मैंने बढ़ाया है तो यहां तक क्या होगा, यहां तक बॉडी का पूरा इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है। कैसा होता है, पूरा प्रत्यास्थ प्रॉपर्टी बना रहता है। यानी यहां तक अगर मैं बल लगाया, मैंने जैसे ही बल हटाऊंगा हा रुक जाओ। चलिए सुनो, यहां से अगर मैं बोलूं तो बेटा ये ऐसी लिमिट है ना जहां तक अगर मैंने बल लगाया और अगर बल हटाया, अबे स्पैम नहीं ब्रे, अबे यार स्पैम मत करो यार। ठीक है 500 ग्राम अगली बार मंगा लूंगा, स्पैम नहीं प्लीज। कई बच्चों का मोबाइल हैंग कर जाता है, तुम लोग स्पैम करते हो गधो। सुनो ठीक है, आ जाओ इधर देखिएगा। अबे ऐसा नहीं करो ना, मारने चाहते हो क्या मुझे? जिंदा रह रहा हूँ तो फिजिक्स अच्छा पढ़ा रहा हूँ, चला जाऊंगा तो कौन पढ़ाएगा तुम्हें? फिर वही पढ़ोगे बेटा घी, ठीक है, जो पूरा दुनिया पागल हो जाती है बेटा घी के एग्जाम्पल से। कारण नहीं पढ़ पाओगे, रीजन नहीं पढ़ पाओ। अब सुनो, यहां तक जो पॉइंट होता है ये जो रीजन कहलाती है। अब सुनो, यहां तक मैंने क्या किया कि बल लगाया, मान लो बल लगाया इस लिमिट तक, अगर मैंने यहां तक केवल अगर बल लगाया, पर यूनिट एरिया कितना, यहां तक अगर मैं बल लगाया तो ये मान लो डिफॉर्म हुई, लेकिन जैसे इतना डिफॉर्म हुई, लेकिन जैसे ही बल हटाया ये अपने सेम ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस लौट जाए, तो ये प्रॉपर्टी कहलाएगा इलास्टिक प्रॉपर्टी। क्या कहलाता है? इलास्टिक प्रॉपर्टी। पूरा इलास्टिक है, यानी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को वापस रिगेन कर जा रहा है। यहां से ये रीजन जो कहलाता है ये कहलाता है इलास्टोप्लास्टिक। इलास्टोप्लास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक क्यों कहलाता है बेटा? इसलिए कि अब जो है थोड़ा सा अगर और फोर्स बढ़ाऊंगा तो ये इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाएगी, यानी इलास्टिसिटी जो है इसमें रहेगी नहीं। अब दोनों गुण रहेंगे, इलास्टिक प्रॉपर्टी भी रहेगा, प्लास्टिक प्रॉपर्टी भी। यानी मैंने बल लगाया उससे थोड़ा, मान लो इतना यहां से, तो यहां से बल लगाया, अब ये जो है विरूपित हुआ, इतना विरूपित हुआ। जैसे ही बल हटाया
तो ये ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं आया, और ना ही इसी शेप को प्रॉपर वो रिगेन कर पाया। वो क्या किया, थोड़ा सा जो है डिफॉर्म होके इतना हो गया, इतना हो गया। यानी यहां पर देखो कुछ अपने साइज को वापस भी लिया है और कुछ परमानेंट एक्वायर भी किया है। यानी ये आपका प्लास्टिक गुड हो गया और ये आपका इलास्टिक गुड हो गया जो ये वापस किया है। क्लियर? तो ये रीजन कहलाता है, यहां से अगर यहां तक लगा रहे हो तो इलास्टोप्लास्टिक रीजन कहलाता है। अब सुनो क्या होता है, अपर यील्ड पॉइंट्स के आगे आपको क्रैक्स वगैरह दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि थोड़ा सा उसमें दरारें, क्रैक्स, ये सब आपको दिखने के स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे जैसे आप फोर्स और भी लगा रहे हो, यहां से थोड़ा सा, यहां से यहां तक थोड़ा बल कम लगता है लेकिन डिफॉर्म ज्यादा होता है, ठीक है, इस जगह पे। और इसके बाद आप लगाओगे तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट आ जाता है, यानी अब इसकी क्षमता, इस बॉडी की एकदम अल्टीमेट इसकी स्ट्रेंथ आ गई। अगर इससे ज्यादा थोड़ा भी अगर मैं फोर्स लगाया, बल लगाया, ओ भाई सुन स्पैम वाले, निकाल के फेंकूंगा अभी तुझे बैच से। सर नोट्स पीडीएफ से बनेगा तो स्पैम करके पूछेगा मुझसे, गधा। एक बार में नहीं सुनाई देती है क्या? कुत्ते की कान है, इंसान की कान है? सुअर कहीं का। गधे की दिमाग लेके पैदा हुए हो, सुअर हो। क्यों आप शब्द सुनना चाहते हो? क्यों मेरा मुंह गंदा कर रहे हो? डिस्टर्ब कर दिया पूरा पढ़ाई। समझा रहा हूं क्या, ये लगा है। सर जो स्पैम करे इन सुअरों को ब्लॉक करो, इन कुत्तों की जरूरत नहीं है क्लास में, उल्टा सीधा मन खराब कराते हैं। सुबह सुबह आता है इंसान पढ़ाने और ये सुअर पढ़ाने नहीं देते। जो भी अब जो भी स्पैम करे तुरंत बिना किसी कारण ब्लॉक, परमानेंट ब्लॉक। एक भी सुअर दिखने नहीं चाहिए इस क्लास में। खुद पढ़ेंगे नहीं और दूसरों को भी पढ़ने नहीं देंगे। खुद नाली में नहाएंगे, दूसरे को भी नाली में ढकेलेंगे। तुरंत ब्लॉक मारो, जो भी मिले, जो भी आपको 3 लाइन से एक्स्ट्रा जिसका मैसेज दिख जाए, 3 रो में आपको 3 लाइन से एक्स्ट्रा जिसको दिखे, परमानेंट ब्लॉक। बैच की 1% जवाबदेही नहीं। फोन करे तो कर देना कि आगे गालियों से स्वागत करनी है उसकी। अब एक भी फालतू चीज नहीं। अब इधर आ जाओ, शांति से ध्यान दे दो। मैं पढ़ा क्या रहा हूं यार, दिमाग खराब कर दिया इन्होंने। अब सुनो, यहां से यहां तक मैंने क्या बोला कि यहां तक पूरी इलास्टिक प्रॉपर्टी बनी रहती है। थोड़ा बल और लगाया, इलास्टोप्लास्टिक रीजन आ गया, यानी कि कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन भी होगा और कुछ ही अपने ओरिजिनल साइज की तरफ वापस भी लौटेगा। इसके बाद यहां से यहां तक जो भी प्रॉपर्टी होती है ये प्लास्टिक रीजन होता है, याद रखिएगा। यानी यहां पर जितना आपका डिफॉर्मेशन होगा उसको परमानेंटली एक्वायर कर लेगा। यानी ये यहां से थोड़ा बल लगा, इतना डिफॉर्म। अब ये बल हटाने के बाद इतना ही रहेगा अगर आप इस लेवल से फोर्स लगा रहे हो। ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, यानी अब इसकी बर्दाश्त करने की क्षमता पूरी हो चुकी है। थोड़ा भी अगर फोर्स बढ़ाओगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो है ब्रेक कर जाएगा, ऑब्जेक्ट टूट जाए,
2 भागों में बट जाएगा, ठीक है, 2 भागों में बट जाएगा, ठीक है, ठीक है, 2 भागों में टूट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है बेटा, तो इस लिमिट को जहां तक इलास्टिक प्रॉपर्टी पूरी तरह से बनी रहे इसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया क्या, बताइएगा, यहां तक समझ में आया क्या बेटा, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। चलिए आ जाइए, आ जाइए भाई साहब, आ जाओ आ जाओ। तो ये था बेटा इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए आ जाइए, आ जाइए मेरे बच्चे, आ जाओ। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्ट्रेस। स्ट्रेस को समझना, स्ट्रेस को थोड़ा सा अच्छे समझाऊंगा। स्ट्रेस होता क्या है, तो द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। यानी प्रति अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में उत्पन्न आंतरिक प्रतिरोधी बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। समझना क्यों ऐसा होता है, इसको मैं समझाऊंगा। क्यों का जवाब आपका मैं दूंगा, ठीक है। देखो होता क्या है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो, प्रतिबल क्या है, इस बल के विरुद्ध जो बल लगता है, यही। मान लो आप एक फोर्स लगा रहे हो, ध्यान से देखना, एक बार कमेंट बंद करके एक बार फुल स्क्रीन करके केवल इस पर ध्यान दे दो। जिंदगी भर प्रतिबल नहीं भूलोगे, जिंदगी भर स्ट्रेस भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो स्ट्रेस अलग टाइप का सुनने में आता है ना, वो एकदम जिंदगी में सुनने को नहीं मिलेगा। याद रखना, स्ट्रेस दोबारा कभी भी आपको डाउट नहीं होगा, और जिंदगी में अपने बच्चे उसके बच्चे को भी पढ़ा दोगे। ये देखो क्या होता है, फोर्स आप लगा रहे हो, मान लो एक तरफ से ये ऑब्जेक्ट क्या है, फिक्स्ड है। याद रखना, जब तक ऑब्जेक्ट फिक्स ना हो एक तरफ से या फिर दोनों तरफ से बल ना लग रहा हो, तब तक स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। एक तरफ से फिक्स्ड है, ठीक है, यानी यहां से ये फिक्स्ड है, यानी अब बल लगाओगे तो इसका मतलब इसे खींच रहे हो, तो इस पर एक बल लगा रहे हो आप। बल लगाओगे बेटा, तो आप बताओ आप क्या करना चाह रहे हो, इसको खींचना चाह रहे हो। खींचना चाह रहे हो इसका मतलब क्या है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, इन मॉलिक्यूल्स को आपस में दूर करने की कोशिश कर रहे हो। यस और नो, इन मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हो। अगर लंबाई बढ़ेगी कैसे बढ़ेगी, जब ये मॉलिक्यूल्स क्या हो, दूर हो। जब ये मॉलिक्यूल्स क्या हो, दूर हो। अब इनके मॉलिक्यूल्स को अगर देखोगे, इनके अणुओं को अगर देखोगे बेटा, तो क्या कर रहे हो, एक तरह से अगर मैं बोलूं, थोड़ा सा इसको अगर मैं जूम करूं, थोड़ा सा अगर मैं इसे जूम करूं बेटा, तो आइए
देखते हैं इसे। आप क्या कर रहे हो, इसे बल लगा रहे हो, बल लगा रहे हो मतलब इसको खींचना चाह रहे हो आगे की तरफ। यानी यहां पर कह सकते हो कि आप एक तरह से मॉलिक्यूल्स को दूर करना चाह रहे हो। अब मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो एक दूसरे को अंदर चिपकाना चाहेंगे। यानी जितना बल आप बाहर की तरफ लगाते हो, इसके विरोध में जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगता है, जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगता है, जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगता है, यानी IRF कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। क्रॉस सेक्शन कैसा है, ऐसा है। सब पूरा क्रॉस सेक्शन में क्यों लगता है, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल्स, यहां पर भी मॉलिक्यूल है, इसको भी दूर करना चाह रहे हो, तो ये दूर नहीं होना चाहता है। आप दूर करना चाह रहे हो लेकिन वो दूर नहीं होना चाह रहा है, वो एकदम चिपकना रहना चाह रहा है, तो एक रेजिस्ट फोर्स लगाएगा, एक रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा, पूरे एरिया पर लगाएगा। इसी इंटरनल रेजिस्टिंग एरिया जो पूरे एरिया में लग रही है, इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। यानी स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस होता है मेरे प्यारे बच्चों IRF अपॉन में एरिया, जिसे हम IRF, इसी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को हम फोर्स कहते हैं। वो किसके बराबर होता है, जितना आप बल लगाते हैं, और अपॉन में एरिया। ये आपका हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रेस। ये आपका क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। यानी जो मॉलिक्यूल्स को आप दूर करने की कोशिश कर रहे थे, मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण ये रजिस्ट करेंगे, इस फोर्स का विरोध करेंगे। और चूंकि मॉलिक्यूल्स पूरे एरिया में है, तो पूरे एरिया में दूर कर रहे हो, पूरे विरोध करेंगे, तो पूरा एरिया में जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, जो प्रतिरोधी बल लग रहा है, वही क्या कहलाता है, आपका स्ट्रेस कहलाता है, यानी प्रतिबल। यानी बल के विरुद्ध जो बल लग रहा है, बल के विरुद्ध जो बल लग रहा है, वही आपका स्ट्रेस है। यहां तक क्लियर है। यहां तक क्लियर है बेटा। यहां तक क्लियर है शेर, बताइए। चले, क्लियर है यहां तक बेटा। सिंपल देखना यार गधे, सुन, एक तरफ से फिक्स्ड है, हाँ, इधर से आप एक बल लगा रहे हो एक सबस्टेंस पे, मैंने इसका मॉलिक्यूल बना दिया अंदर, जो मान लो इस रॉड को, अब बल लगा के इसे खींच रहे हो ना, यानी इसे लंबा करना चाह रहे हो। लंबा कब होगा, जब ये मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस दूर दूर हो, यानी इन मॉलिक्यूल्स को दूर करना चाह रहे हो। ये क्या करेंगे, विरोध करेंगे एक दूसरे का, मतलब अपने दूर थोड़े ना जाएंगे, तो ये रजिस्ट करते हैं, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में रजिस्ट करते हैं। जो विरोध करते हैं, प्रतिबल, प्रतिबल का मतलब है बल के विरुद्ध लगने वाला बल, वही आपका क्या होता है, वही स्ट्रेस होता है बेटा। वही क्या होता है, स्ट्रेस होता है। यही चीज मैंने आपको समझाया। ठीक है, चलिए 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 चलिए। तो ये है स्ट्रेस, क्या है बेटा, ये है स्ट्रेस, ठीक है। और ये क्या होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कैसा, क्रॉस सेक्शन, जैसे ये रॉड है, तो रॉड का क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ये जो इसकी ये वाली एरिया, ये वाली क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाए। और जो भी आप फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स ले लो, क्योंकि उतना ही आपका प्रतिरोधी बल होगा, तो अपॉन में एरिया। अब इसकी यूनिट क्या होती है भाई, इसकी यूनिट क्या होती है, देखो, तो यहां पर देखोगे तो इसकी यूनिट होती है फोर्स अपॉन एरिया। इसका फॉर्मूला है, यानी बल बटे क्षेत्रफल। इसकी यूनिट होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। क्या होता है बेटा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशन क्या हो जाता है, तो ml-1 t-2 हो जाता है। ml-1 t-2 जो है आपका इसका डायमेंशन हो जाता है बेटा। अब इसमें आपका अंतर पूछता है किसके किसके बीच में, आपको प्रेशर भी क्या होता है, आपने देखा है ना, प्रेशर भी क्या होता है बेटा, प्रेशर भी होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब सुनो, ये भी आपका फोर्स अपॉन एरिया है सर, हाँ सर ये भी है। और स्ट्रेस भी क्या होता है, स्ट्रेस भी आपका है। प्रतिबल भी क्या है, प्रतिबल भी आपका है फोर्स अपॉन एरिया, यानी बल बटे क्षेत्रफल। दोनों फॉर्मूला क्या है बेटा, दोनों फॉर्मूला सेम है। तो सर इसमें सिमिलरिटी, अंतर क्या है फिर, तो इसमें अंतर देखो क्या होता है,
हमेशा प्रेशर ऑलवेज नॉर्मल टू द एरिया, यानी क्षेत्रफल के हमेशा क्या होगा, प्रेशर हमेशा जो है हमेशा क्या होगा, नॉर्मल टू द एरिया, यानी क्षेत्रफल के लंबवत होगा, हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत। यानी मान लो अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ठीक लंबवत आपका ये प्रेशर लगेगा, टेंजेंशियली नहीं लग सकता, इस पर से एच डायरेक्शन में लग सकता है, इस डायरेक्शन में नहीं लग सकता, ठीक जो आपका परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक लंबवत लगेगा क्षेत्रफल के। यानी ये आप एरिया ले रहे हो क्रॉस सेक्शन, तो इसके ठीक लंबवत लगेगा। जबकि स्ट्रेस क्या हो सकता है, स्ट्रेस आपका नॉर्मल भी हो सकता है, टेंजेंशियल भी हो सकता है, यानी नॉर्मल भी और टेंजेंशियल भी, यानी कि लंबवत भी लग सकता है और स्पर्शीय भी, स्पर्शीय भी, याद रखिएगा, स्पर्शीय भी, नॉर्मल भी स्पर्शीय भी, दोनों लग सकता है बेटा, नॉर्मल भी लग सकता है, स्पर्शीय भी लग सकता है। हेलो, एक मिनट देना शेरो, हमारा जो ऑर्डर था वो आ चुका है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है शेर? अब सुनो, यहां पर याद रखिएगा, मैं अब सुनो, यहां पर हमेशा प्रेशर हमेशा क्या होगा, कंप्रेसिव इन नेचर होगा, केवल दबाएगा। प्रेशर क्या करेगा, केवल दबाएगा, दाब इसे कहते भी है, दाब, तो केवल क्या करेगा, दबाएगा। प्रेशर क्या करेगा, केवल दबाएगा, केवल दबाएगा, ठीक है। दो में आया है क्या? यहां से देखना बेटा, यहां से देखिएगा एक बार, क्या हमेशा प्रेशर जो होगा वो केवल कंप्रेस कर सकता है, दबा सकता है, हमेशा संपीड्य होगा, यार हमेशा संपीड्य प्रकृति का होगा। प्रेशर दाब यानी क्या है, हमेशा संपीड्य प्रकृति का है, हमेशा दबाने वाला है। लेकिन जो आपका स्ट्रेस है वो कंप्रेसिव भी है, टेंसाइल भी है। यानी अभी हमने देखा कि स्ट्रेस जनरेट कैसा हो रहा था, तो ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस ऐसा भी हो सकता है और कंप्रेसिव भी हो सकता है। तो स्ट्रेस आपका टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों हो सकता है, यानी संपीड्य तथा आपका कह सकते हो तनाव दोनों हो सकता है, संपीड्य तथा तनाव दोनों हो सकता है, संपीड्य तथा तनाव दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है बेटा, दोनों का दोनों हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। कौन नहीं है क्या चम्मच? चलिए कोई नहीं, क्लियर बेटा? बिल्कुल सब होता है, आगे मैं बताऊंगा।
ठीक है बेटा, तो ये था आपका स्ट्रेस और उसमें अंतर। ठीक है, अब दो चीज बचा है। ठीक है, स्ट्रेन बचा है, हुक्स लॉ, और ये सब चीजें बची है। मतलब एकदम लास्ट में चल रहे हो आप, और आपका ये खत्म हो जाएगा। आ जाओ, बस इतना ही बचा है। अब स्ट्रेन क्या होता है सर? नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? अब मैं सोच रहा हूं कि आपकी क्लास को एक टॉपिक, मतलब दो टॉपिक बचा है, एक स्ट्रेन बचा है और वो, मतलब लगभग 1 घंटे का टॉपिक आपका बचा हुआ है। ठीक है, ये 1 घंटे का टॉपिक आपका लगभग बचा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूं इसको जो है मंडे को खत्म कराऊं। आपका क्या विचार है बताइए? आप लोगों का क्या विचार है? आप लोगों का क्या विचार है? एक बार कमेंट करिएगा। बिल्कुल ब्रेकिंग स्ट्रेस सब आ गए। ब्रेकिंग स्ट्रेस वही जो वहां पे ब्रेक कर रहा था, वो यहां फेल हो रहा था। कर दें? तो 1 घंटे की और क्लास बची है, फिर ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है बेटा, तो करते हैं अब जो है अगले क्लास को, या तो कल संडे को देख लेता हूं अगर समय मिले तो, या फिर मंडे को करते हैं। ठीक है बेटा, ओके, संडे या फिर मंडे को मिलते हैं आपसे। 1 घंटे की केवल इस चैप्टर में बची हुई है, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, अच्छा अभी करा दूं? चल भाई, 13/1, मुझे कोई दिक्कत ना। फिर ये होगा, तुम लोग का डाटा भी थोड़ा सा बच जाएगा आगे के लिए। जितनी भी आज कई मैराथन क्लासेज हैं, तो उसके लिए डाटा भी बच जाएगा आपका। मंडे को करते हैं यार, या फिर कल कर लेते हैं। छोड़ो, कल कर लेते हैं, हटाओ। कल इसको 1 घंटे की क्लास करके इसको कर देता हूं समाप्त कल। ठीक है, डन। कल इसे हम जो है समाप्त करेंगे। मंडे से नया चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर आज के इस सेशन को बच्चा यहीं तक रखते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस। जय हिंद, जय भारत।